जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग गृह विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में होम साइंस कहते हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। और यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विवृद्धि क्या है या विवृद्धि से आप क्या समझते हैं? विवृद्धि क्या है या विवृद्धि से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, गर्भस्थ शिशु के शरीर के आकार व लंबाई के साथ साथ उसके मस्तिष्क और शरीर के सभी अंगों के विकास को विवृद्धि कहते हैं। यह एक मात्रात्मक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है, विकास क्या है या विकास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसव एवं गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु की आवश्यकता को लिखें। आपका उत्तर होगा, गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशु की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। पहला, कुशलतापूर्वक देखभाल करना। दूसरा, समर्थन तथा देखभाल करना। तीसरा, संक्रामक रोग पर नियंत्रण करना। चौथा, जटिलताओं का प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के जन्म के पश्चात की आवश्यकता को लिखें। नवजात शिशु के जन्म के पश्चात का मतलब होता है बाद, की आवश्यकता को लिखें। आप लिखेंगे, नवजात शिशु के जन्म के पश्चात की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। नंबर 1, वायु मतलब हवा की जरूरत होती है। दूसरा, गर्माहट। तीसरा, स्तनपान। चौथा, देखभाल। पांचवा, रोग संक्रमण पर नियंत्रण। और पांचवा, जटिलताओं का प्रबंधन। अगला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखें। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखें। आप लिखेंगे, वृद्धि एवं विकास में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर, वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है। वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है, जबकि विकास बहुमुखी एवं बहुआयामी होता है। दूसरा, वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित होता वृद्धि जन्मजात गुणों पर आधारित शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है, जबकि विकास शारीरिक मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक संवेगात्मक एवं परिवर्तनशील परिवर्तन लगता है। तीसरा अंतर है, वृद्धि प्रौढ़ावस्था आने पर रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलती रहती है। चौथा डिफरेंस अंतर है, वृद्धि का निश्चित एवं स्पष्ट मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि विकास का स्पष्ट मापन और मूल्यांकन असंभव है। अगला प्रश्न है, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के निर्देश देने वाले सिद्धांत को लिखें। शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास के निर्देश देने वाले सिद्धांत को लिखें। आप लिखेंगे, शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास में निर्देशन देने वाले सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, विकास नीचे से अग्रसर होता, विकास नीचे की ओर अग्रसर होता है। दूसरा, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, विकास परिपक्वता और सीख पर निर्भर करता है। चौथा, विकास साधारण से जटिल की ओर अग्रसर होता है। पांचवा, वृद्धि तथा विकास निरंतर प्रक्रिया है। छठा, वृद्धि तथा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। छठा, वृद्धि तथा विकास की दरें व्यक्तिगत होती है। अगला प्रश्न है, विकास के मील के पत्थर से आप क्या समझते हैं? विकास के मील के पत्थर से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि तथा विकास में विराम चिन्ह का कार्य करते हैं। शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होता है, अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब भुजाओं तथा टांग पर नियंत्रण सीखता है। यह मील पत्थर
माता पिता को चिकित्सीय संबंधी राय बताने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक विकास क्या है या ज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, बालक की उन सभी मानसिक क्षमताओं और योग्यताओं का विकास जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और बड़ी से बड़ी कठिनाई तथा उलझनपूर्ण समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से समर्थ पाता है, मानसिक विकास या ज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के विभिन्न स्तरों को लिखें। अब लिखेंगे, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास के निम्न अवस्था है। नंबर 1, संवेदीगामक अवस्था, यह 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा पकड़ना और चूसना जैसी क्रिया करता है। दूसरा, संवेगात्मक अवस्था, यह 2 वर्ष से या गामक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होता है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेलों को प्रारंभ कर देता है। तीसरा, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, इस अवस्था को पियाजे ने आध्यात्मिक विकास की अवस्था कहा है। आध्यात्मिक विकास की अवस्था कहा। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास क्या है या सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सामाजिक विकास की वह अवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। मतलब जब व्यक्ति में समूह मानक के अनुसार उसका वास्तविक व्यवहार का विकास ही विकास कहलाता है या सामाजिक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास क्या है या संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संवेगात्मक विकास एक जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक पक्षों का समावेश होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के संबंध में सुख दुख की अनुभूति कम या अधिक मात्रा में होती है। दूसरे शब्दों में, संवेगात्मक विकास वैसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति के अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है, संवेगात्मक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैशवा अवस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर कौन कौन है? शैशवा अवस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, शैशवा अवस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मौखिक अवस्था। दूसरा, शौच अवस्था। तीसरा, तदात्मीकरण अवस्था। अगला प्रश्न है, समाजीकरण क्या है या समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मतलब समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने सांस्कृतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, बच्चा के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है परिवार, आस पड़ोस का वातावरण, विद्यालय, संदर्भ समूह, पर्व एवं त्योहार। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग क्या है, इसके कितने घटक हैं? उत्तर लिखेंगे, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोग के 3 घटक हैं, होस्ट, प्रतिनिधि और माध्यम। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग की विशेषता को लिखें। आप लिखेंगे, संक्रामक रोग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, यह प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। दूसरा, प्रत्येक संक्रामक रोग की एक निश्चित अवधि होती है जो समय पूरा होने पर समाप्त हो जाता है। तीसरा,
अधिकांश संक्रामक रोग एक शरीर पर एक बार ही क्रियाशील होता है, दूसरी बार नहीं। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन है? बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं: हैजा, गलसुआ, अतिसार, खसरा, शीतला, पोलियो, सर्दी खांसी, कुकर खांसी, कान दर्द, कृमि रोग। अगला प्रश्न, संप्राप्ति काल क्या है या संप्राप्ति काल से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, संक्रामक रोगाणुओं के व्यक्ति के शरीर में प्रवेश से लेकर रोग के लक्षण के प्रकट होने तक की अवधि को संप्राप्ति काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, संक्रमण काल क्या है या संक्रमण काल से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, संक्रमण काल वह काल है जिसमें संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति के संक्रमण रोग फैलाने की क्षमता रखता है, संक्रामक काल कहलाता है। मतलब एक बीमार व्यक्ति या संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति जब अपने रोग को दूसरे व्यक्ति में फैलाने की सामर्थ्य रख लेता है तो उसको हम संक्रामक काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, स्वस्थ किसे कहते हैं? तो यदि कोई बालक या व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित नहीं होता है तो इसका मतलब है क्या है? वह स्वस्थ है। मतलब शरीर में किसी प्रकार का रोग ना होना, विकार ना होना ही स्वस्थ का पहचान है। अगला प्रश्न, रोग क्या है? मतलब बीमारी क्या है? तो किसी व्यक्ति या प्राणी को अपने वातावरण की चुनौती के अनुकूल प्रतिकार में असफलता के अनुभव को रोग कहते हैं। मतलब वातावरण में जो चेंजिंग हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, लेकिन आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रोगी है। अगला है, संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम क्या है? मतलब संक्रामक रोग किन किन माध्यमों से फैलता है? तो संक्रामक, आप उत्तर लिखेंगे, संक्रामक रोग निम्नलिखित माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। नंबर 1, दूषित वायु से, दूषित प्रदूषित भोजन से, मिट्टी प्रदूषित से, विषाणु से, जीवाणु से, कीटाणु से और संपर्क में आने से संक्रामक रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न, दूषित वायु से फैलने वाला रोग कौन कौन है? दूषित वायु से फैलने वाला रोग कौन कौन है? आप लिखेंगे, दूषित वायु से फैलने वाला रोग है क्षय रोग, काली खांसी, शीत ज्वार, खसरा, शीतला। अगला प्रश्न है, प्रदूषित भोजन से फैलने वाला प्रमुख रोग कौन कौन है? प्रदूषित भोजन से फैलने वाला प्रमुख रोग कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, प्रदूषित वायु से फैलने वाला प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं: हैजा, पोलियो, पीलिया, अतिसार, पेचिश। अगला प्रश्न है, रोध क्षमता क्या है? इसके कितने प्रकार हैं? रोध क्षमता क्या है? इसके कितने प्रकार है? उत्तर होगा, व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को रोध क्षमता कहते हैं। व्यक्ति को रोग से मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता को रोध क्षमता कहते हैं। रोध क्षमता 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक या जन्मजात रोध क्षमता, दूसरा कृत्रिम या उपार्जित रोध क्षमता। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद शिशु को दिया जाने वाला प्रमुख टीका कौन कौन है? जन्म के बाद शिशु को दिया जाने वाला प्रमुख टीका कौन कौन है? आपका उत्तर होगा, जन्म के बाद शिशु को दिया जाने वाला टीका निम्नलिखित है: 1, बीसीजी का टीका, दूसरा टाइफाइड का टीका, तीसरा डीबीटी का टीका, चौथा पोलियो का टीका, 5वां MMR का टीका, 6ठा खसरे का टीका, 7वां हेपेटाइटिस बी का टीका। अगला प्रश्न है, पोलियो किस प्रकार फैलता है? इसके लक्षण क्या है और इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। आप उत्तर लिखेंगे, पोलियो के लक्षण: स्वास्थ्य खराब रहना, सिर दर्द होना, नींद ना आना, हल्का बुखार रहना, अतिसार होना, स्नायु में दर्द होना, शिथिलता, पक्षाघात, ये पोलियो के लक्षण हैं। देखभाल कैसे करेंगे आप पोलियो में? तो ज्वर व वमन पर नियंत्रण करेंगे, पीने लायक सामान ज्यादा उसको देंगे, थकी हुई मांसपेशी को आराम देंगे मतलब मालिश करेंगे। और पोलियो के रोकथाम के उपाय में क्या करेंगे?
तो पोलियो के वैक्सीन को 3 खुराक जरूर लगवाएं। पहली खुराक के 6 सप्ताह के और या उसके बाद दूसरा 4 या 6 सप्ताह के अंतराल पर खुराक दें, ठीक हो जाएगा। अगला है असमर्थ बालक किसे कहते हैं? उत्तर होगा असमर्थ बालक या व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से दिव्यांग या विकलांग होते हैं, जिस कारण वे समूह का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। असमर्थ या विकलांग बालक कहे जाते हैं या कहलाते हैं। अगला प्रश्न है असमर्थता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? असमर्थता के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? आपका उत्तर होगा असमर्थता या विशिष्टता के प्रमुख श्रेणी निम्नलिखित हैं। असमर्थता या विशिष्टता के प्रमुख श्रेणी निम्नलिखित हैं। नंबर 1 शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक, दूसरा मानसिक अक्षमता से युक्त बालक, तीसरा सामाजिक अक्षमता से युक्त बालक। अगला प्रश्न है शारीरिक अक्षमता से के प्रमुख प्रकार कौन कौन है? शारीरिक अक्षमता के प्रमुख प्रकार कौन कौन है? आप लिखेंगे शारीरिक असक्षमता के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। गतिशीलता का अभाव, हड्डी से संबंधित अयोग्यता, बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, पूर्णतः अंधे बालक, कमजोर नजर वाले या अंधे बालक और अपंग बालक। दोषपूर्ण हड्डी वाले बालक, दांत संबंधी दोष वाले बालक। अगला प्रश्न सामाजिक असक्षमता से युक्त बालक की आवश्यकता है या कौन कौन है? सामाजिक असक्षमता से युक्त बालक कौन कौन है? आप लिखेंगे सामाजिक असक्षमता से युक्त बालक निम्नलिखित हैं। या क्या क्या उसकी जरूरत है? तो उचित देखभाल की जरूरत है, रुचि के अलावा कुछ अन्य कार्यों में उसे व्यस्त रखा जाए, तीसरा समय समय पर ऐसे बालकों का मार्गदर्शन होना चाहिए, चौथा इन्हें कम से कम शारीरिक दंड दिया जाए और इन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करानी चाहिए। अगला प्रश्न है वैकल्पिक देखरेख से आप क्या समझते हैं या वैकल्पिक देखरेख क्या है? उत्तर होगा माता पिता के अनुपस्थिति में या उनके मृत्यु की स्थिति में बच्चे की देखरेख करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। प्रश्न है अगला बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है क्यों? बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप उत्तर लिखेंगे बच्चों के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। नंबर 1 माता पिता के मृत्यु की स्थिति में, दूसरा माता पिता दोनों के नौकरी की अवस्था में, तीसरा एकल परिवार होने की स्थिति में, चौथा माता पिता का घर से बाहर जाकर काम करने की स्थिति में, पांचवा वैवाहिक संबंध टूटने की स्थिति में, छठा परिवार के प्रतिमान में परिवर्तन के कारण, सातवां रिश्तेदारी के संबंध में परिवर्तन के कारण, आठवां पड़ोसियों के संबंध में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है माता पिता के अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख के साधन कौन कौन है? माता पिता के अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख के साधन कौन कौन है? उत्तर होगा माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चों के वैकल्पिक देखरेख के साधन परिवार में भाई बहन, परिवार में दादा दादी या नाना नानी, चौथा पड़ोसी, पांचवा परिवार में आया, छठा शिशु सदन या बाल बाड़ी। अगला प्रश्न है शिशु सदन या बाल बाड़ी या क्रेच क्या है? शिशु सदन क्या है या बाल बाड़ी क्या है या क्रेच क्या है? आप लिखेंगे शिशु सदन एक संस्था है जो माता पिता के अनुपस्थिति में उनके बच्चों की देखरेख करते हैं। इसके बदले में वह बच्चों के माता पिता से निश्चित धनराशि लेते हैं और वह बच्चों के देखने के साथ साथ उन्हें नर्सरी स्तर की शिक्षा भी प्रदान करते हैं घर जैसे माहौल में। अगला प्रश्न है शिशु सदन का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? शिशु सदन का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? आपका उत्तर होगा शिशु सदन का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 शिशु सदन अपने घर के आसपास होनी चाहिए। दूसरा शिशु सदन में ऐसा हो जहां पारिवारिक वातावरण हो।
तीसरा, शिशु सदन में पर्याप्त कर्मचारी हों। चौथा, शिशु सदन में साफ सफाई तथा सुरक्षा एवं अनुशासन हो। पांचवा, शिशु बच्चों के लिए सभी प्रकार के सुविधा और आराम का साधन हो। अगला प्रश्न है, समयांकित बाल विकास योजना मतलब आईडीसीएस क्या है? आप लिखेंगे समयांकित बाल विकास योजना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रारंभ किया गया एक योजना है, जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और आहार में सुधार लाना। दूसरा, बच्चों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास की नींव रखना। तीसरा, कुपोषण, मृत्यु तथा विद्यालय छोड़ने के दर में कमी लाना। चौथा, माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा देना। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगी सुविधा कौन कौन है? आप लिखेंगे उत्तर, आईसीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सुविधा है पूरक आहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य एवं आहार शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, रोग प्रतिरोध क्षमता। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस का लक्ष्य समूह क्या है? आप लिखेंगे आईसीडीएस का लक्ष्य समूह है 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली माताएं और 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं। अगला प्रश्न है, एक आदर्श क्रैच में कौन कौन सुविधा होनी चाहिए? एक आदर्श क्रैच में कौन कौन सुविधा होनी चाहिए? आप लिखेंगे एक आदर्श क्रैच में निम्नलिखित सुविधा होनी चाहिए। नंबर 1, पौष्टिक आहार। दूसरा, खेलने के लिए अनेक सारी सामग्री। तीसरा, स्वच्छता। चौथा, साथ बैठकर खाने की व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, हाथ धोने के लिए साबुन, आरामदेह बिस्तर, प्रशिक्षित कर्मचारी और डॉक्टर, ये होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, नर्सरी, स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्य को लिखें। मतलब नर्सरी और बालवाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो नर्सरी, स्कूल या बालवाड़ी के उद्देश्य को लिखें। आप लिखेंगे बालवाड़ी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बच्चों के खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, मतलब नर्सरी में बच्चों को खिला खिलाकर पढ़ाया जाता है। दूसरा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के आकृति और रंगों की पहचान करना सिखाया जाता है। तीसरा, बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया जाता है। चौथा, बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों को उभारने का अवसर मिलता है। अगला, यहां शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाते हैं, जिससे बच्चों में सुनने, स्मरण करने तथा समझने की क्षमता बढ़ती है। अगला, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। अगला प्रश्न, आहार आयोजन क्या है, या आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, आहार आयोजन एक प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित और संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। आहार आयोजन एक प्रक्रिया है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित और संतुलित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि उसे स्वीकार करने वाले व्यक्ति स्वस्थ रह सके, साथ ही उसे देखकर भूख बढ़े। अगला प्रश्न है, हम भोजन को क्यों पकाते हैं? मतलब भोजन पकाने के क्या कारण है, या भोजन पकाने से लाभ क्या है? अब लिखेंगे भोजन को पकाने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, पकाने से भोजन आसानी से पच जाता है। दूसरा, पकाने से भोजन का स्वाद, रंग तथा महक बढ़ती है। अगला, पकाते समय आप भोजन संबंधी विभिन्न व्यंजन बना सकते हैं। अगला, पकाने से भोजन को अधिक समय तक रखा जा सकता है। अगला,
पकाने से भोजन सुरक्षित तथा कीटाणु मुक्त बनता है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन का महत्व क्या है, या आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे, आहार आयोजन का निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, इससे समय तथा श्रम की बचत होती है। दूसरा, इससे आहार में विविधता एवं आकर्षण बढ़ता है। तीसरा, इससे बच्चों में अच्छी आदतों का विकास होता है। अगला, इससे निर्धारित बजट में संतुलित एवं रुचिकर भोजन मिलता है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन के सिद्धांत को लिखें। आहार आयोजन के सिद्धांत को लिखें। आप लिखेंगे, आहार आयोजन के निम्नलिखित सिद्धांत है। नंबर 1, आहार का आयोजन परिवार की पोषण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार की व्यवस्था करना। दूसरा, आहार आयोजन करते समय सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए तथा एक आहार में एक ही प्रकार के तत्व को कम या अधिक न होना चाहिए। तीसरा, परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना। चौथा, परिवार के सदस्यों की रुचियों तथा अरुचियों को ध्यान में रखना। पांचवा, आहार आयोजन ऐसा हो जो भूख को संतुष्ट कर सके। अगला, आहार पकाते समय पौष्टिक तत्व नष्ट ना होने दें। छठा, आहार आयोजन के समय उत्सवों को ध्यान में रखना। सातवां, आहार आयोजन के समय सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन है, लिखिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन है, लिखिए। आप लिखेंगे, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परिवार के सदस्यों की संख्या। दूसरा, परिवार के सदस्यों का उम्र। तीसरा, परिवार के सदस्यों का लिंग। तीसरा, परिवार के सदस्यों का शारीरिक आकार। चौथा, परिवार के सदस्यों की रुचि। अगला, परिवार का धर्म। परिवार के लोगों का व्यवसाय, मौसम तथा जलवायु। परिवार के लोगों का आदत। अगला प्रश्न है, भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप लिखेंगे, भोजन को पौष्टिक बनाने के लिए निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। नंबर 1, उसमें कई प्रकार के अनाजों या खाद्य पदार्थों का मिश्रण करना चाहिए। दूसरा, भोज्य पदार्थ का खमीरीकरण करना चाहिए। तीसरा, भोज्य पदार्थों का अंकुरीकरण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्तन्य मोचन क्या है, या स्तन्य मोचन से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे, स्तन्य मोचन का अर्थ है बच्चों को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य भोज्य पदार्थों से परिचित कराना। मतलब बच्चे को माता के दूध के अलावे अन्य भोज्य पदार्थों से परिचित कराना स्तन्य मोचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बच्चा ठोस आहार लेने के लिए कब तैयार हो जाता है। बच्चा ठोस आहार लेने के लिए कब तैयार हो जाता है। उत्तर लिखेंगे, बच्चा ठोस आहार लेने के लिए कब तैयार हो जाता है, के लिए तैयार हो जाता है जब बच्चा ठोस आहार लेने के लिए तैयार हो जाता है जब नंबर 1, अपना सिर ऊपर उठा सकता है। दूसरा, सहारा मिलने पर अच्छी तरह बैठ सकता है। तीसरा, चबाने की क्रिया प्रारंभ कर देता है। चौथा, एक स्वस्थ भार को प्राप्त कर लेता है। पांचवा, भोजन को देखकर उत्सुकता दिखाता है। अगला प्रश्न है, एक संतुलित आहार में कौन कौन से पदार्थ शामिल होना चाहिए। एक संतुलित आहार में कौन कौन से पदार्थ शामिल होना चाहिए। आपका उत्तर होगा, संतुलित आहार के आवश्यक तत्व हैं। नंबर 1, शरीर के वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। आंख के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए होना चाहिए। उपवास के दिनों में ऊर्जा देने के लिए वसा होनी चाहिए। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन होना चाहिए। हड्डी और दांत की मजबूती के लिए विटामिन सी होनी चाहिए। शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दांत और हड्डी के मजबूती के लिए कैल्शियम होनी चाहिए और प्रचुर मात्रा में विटामिन डी भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, ज्वार क्या है और इसके कितने प्रकार। ज्वार मतलब बुखार।
तो जब किसी व्यक्ति के में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं हो पाता है, मतलब व्यक्ति के बॉडी में जो ताप पैदा होता है और ताप निकलता है दोनों बराबर न हो तथा ताप सामान्य से अधिक हो जाए, तो इसे ज्वार कहते हैं। और ज्वार 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक ज्वार, अल्पकालिक ज्वार और बार बार होने वाले ज्वार। अगला प्रश्न, ORS क्या है? ORS क्या है? आप लिखेंगे ORS विशेष जीवन रक्षक घोल के नाम से जानते हैं। ORS जो विशेष जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम, यह एक विशेष प्रकार का पेय है जिसमें नमक, चीनी और पानी को उचित मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।